अस्सलाम वालेकुम। वेब FM 96.6 की लहरों पर प्रोग्राम करंट अफेयर्स के साथ मैं हूं फ़रूख शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, करंट अफेयर्स में मेरी आपके साथ मुलाकात हर हफ्ते की दोपहर 2 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। करंट अफेयर्स एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती हैं जो अमूमन हम डिस्कस करना चाह रहे होते हैं। मकसद सिर्फ इश्यूज़ को सामने लाना नहीं है, मकसद ये है कि हम उन प्रॉब्लम्स के ऊपर कोई पॉजिटिव डिस्कशन करें, उसका कोई मस्बत सलूशन भी सामने रखा जाए। सो हमेशा की तरह आज भी एक नहायत ही अहम मौजू है जिसको डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स पे। आज हम बात करेंगे जी हायर एजुकेशन चैलेंजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। जो हायर एजुकेशन है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश होते हैं। चैलेंजेस इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ये शिकायत की सूरत में सामने आते हैं। बाज़ औक़ात ये चैलेंजेस इसलिए होते हैं कि हम अपने जब भी कैथारसिस करते हैं, सम अप करते हैं चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों पे हम सेटिस्फाई होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे हमें लग रहा होता है कि हम इनको पोस्टपोन करेंगे, आने वाले सालों में इसको बेहतर करेंगे। सो लिहाजा आज चैलेंजेस को डिस्कस किया जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे, अचीवमेंट्स को डिस्कस करेंगे और प्लान्स को डिस्कस करेंगे कि आने वाले सालों में हम क्या करने जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर जब भी पब्लिक सेक्टर की बात होती है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की बात होती है, तो उसमें बहुत सारे सवालात होते हैं। सो आज कोशिश करेंगे उन सवालों को शो का हिस्सा बनाया जाए। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता करते हैं हमारे रब्ते के नंबर 0334 पर 0334196696। आपकी कॉल्स और मैसेजेस इस नंबर पर हम शामिल करते हैं और उनको शो का हिस्सा भी बनाते हैं। तो जनाब बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और आज के मेहमान से आपको मिलवाते हैं। आज करंट अफेयर्स में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर रऊफ़ आज़म साहब ने। डॉक्टर साहब जो हैं वो वाइस चांसलर हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के और माशाल्लाह एक वसी एक्सपीरियंस रखते हैं एजुकेशन में। सो मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने कीमती वक्त दिया आज के शो के लिए। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया। सर थैंक यू। डॉक्टर साहब चैलेंजेस एंड कंसिक्वेंसेस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले चैलेंजेस वैसे तो बहुत सारे होते हैं, कुछ चंद एक ऐसे मसाइल या चैलेंजेस जिनको आप सॉर्ट आउट करना चाहें कि टॉप मोस्ट ये 2 या 3 ऐसे चैलेंजेस हैं, अगर हम इनसे निपट लेंगे तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे, वो कौन से लगते हैं आपको? जी, चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं तो कुछ चैलेंजेस होते हैं जो इनफरादी अदारों के होते हैं और कुछ हैं जो मुल्की सतह पर हो सकते हैं और कुछ ओवरऑल जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस हैं। तो इनफरादी सतह पे तो मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे पब्लिक सेक्टर में, उनके फाइनेंशियल चैलेंजेस काफ़ी सीवियर होते हुए नज़र आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में कि पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है वो रिड्यूस हो रही है हायर एजुकेशन में और ख़ास तौर पे जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो रिड्यूस हो रही है और उसकी वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो दुश्वारी का शिकार हैं। मुल्की सतह पे भी कुछ चैलेंजेस हैं जो जॉब मार्केट के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं, स्टूडेंट्स भी और उनके पेरेंट्स भी, कि हायर एजुकेशन का बराह रास्त ताल्लुक एम्प्लॉयबिलिटी के साथ है और अगर हायर एजुकेशन के बाद अच्छी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती और अच्छी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होती तो ये शायद यूनिवर्सिटियों का फ़ॉल्ट है या हायर एजुकेशन का कोई अपना फ़ॉल्ट है। तो उस वजह से भी जो ये सेक्टर है एक इसको एक चैलेंज दरपेश है। बिल्कुल सही। फिर ग्लोबल सतह पे आप देखें तो इस वक्त जो टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जिस तरह से नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, AI ख़ास तौर पे बहुत तेज़ी के साथ अपना रास्ता बनाती हुई हर चीज़ को वो शैडो कर रही है और हर चीज़ के अंदर उसकी जो इंटरवेंशन है वो बढ़ती चली जा रही है दिन ब दिन। तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन फोर्स कर रही है कि अंडर द प्रेशर ऑफ AI हमने उसको अडॉप्ट करना है। अगर अडॉप्ट करना है तो किस तरह से करना है, वो सिस्टम्स किस तरह से डेवलप करने हैं और अगर उसको हम मैस स्केल पे अडॉप्शन का कोई प्लान बनाते हैं तो फिर वो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आएंगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बिल्ड होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जब हम बात करते हैं तो एक यूनिवर्सिटियों का इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक फिर जो एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसको कनेक्ट करता है विद द वर्ल्ड, जो यूनिवर्सिटी के अपने डोमेन में फाल नहीं करता। तो ये हमारे चैलेंजेस हैं और इनको हम मुख्तलिफ सतहों पे डील करने की कोशिश कर रहे हैं और वी आर मेकिंग आवर वे।
पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, सस्टेन कर रही हैं और ग्रो कर रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी ये जो ग्रोथ का एक ट्रेजेक्ट्री है उसको कंटिन्यू रखें। बिल्कुल सर, कंटिन्यूटी बड़ी मैटर करती है जी बिल्कुल, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या अचीवमेंट्स के लिए। यूनिवर्सिटीज़ में जब भी चेंजेस आती हैं, लाइक मॉडरेटर के तौर पे, हेड के तौर पे, वाइस चांसलर के तौर पे, इसका मतलब ये कि आपका कोई प्लान जो कंसिस्टेंट है उसका डर होता है कि या तो ये रुक जाएगा या इसमें कोई मॉडिफिकेशन हो जाएगी। सो उसको मैनेज करना मुश्किल लगता है जब से आप पोजीशन पर आए हैं। क्या लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपसे पहले आपको लगता है कि शायद ये बहुत बेहतर होनी चाहिए थी, अब मैं इसको ठीक करूँगा, और प्लान्स में हमें कितना दुरानिया रिक्वायर्ड होता है कि क्या हम 1 साल 2 साल के लिए उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम अपने टेन्योर में या अपने होते हुए खुद से जिन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है लीडरशिप का, जो ख़ास तौर पे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका, वो ये कि वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट 4 साल के लिए होती है, एक 4 इयर्स टेन्योर मिलता है वाइस चांसलर को, और डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और यूनिवर्सिटीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन है बाय देयर स्ट्रक्चर। उनमें वो एक तरह से आप उनको एक रियासत के साथ उनका मुवाजना कर सकते हैं। हम तालीम को तो डील कर ही रहे हैं, लेकिन एक बड़े स्केल पे फाइनेंसेस को भी डील कर रहे हैं, हम सिक्योरिटी को भी डील कर रहे हैं, हम इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिटिक्स को भी डील कर रहे हैं। सो देयर आर मेनी डिफरेंट फैक्टर्स दैट वी हैव टू डील विद इन द यूनिवर्सिटी। और एक सोसाइटी जिसके अंदर आप ऑपरेट करते हैं, उस सोसाइटी के बहुत सारे किस्म के इन्फ्लुएंस होते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्ट्रिक्ट हायरार्की नहीं होती, यानी स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्री एजेंट्स हैं, वो अपनी बात सोचते हैं, अपनी बात करते हैं, उनकी जो सोशल मीडिया इंटरेक्शंस हैं उनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। फिर उनके पेरेंट्स बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वो कहाँ पे आपके बारे में क्या गुफ्तगू करते हैं, किस तरह से आपके साथ इंटरेक्ट करते हैं, यू डोंट हैव अ कंट्रोल ओवर देम, वो भी फ्री एजेंट्स हैं। और बहुत हद तक हमारी जो फैकल्टी है वो भी एक तरह से वो एक फ्री माइंडसेट के साथ काम, यानी एक स्ट्रिक्ट हायरार्की जिस तरह से डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशंस में होती है वो हमारे यहाँ नहीं होती, और वो हो नहीं सकती, और वो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम क्रिएटिव काम जिस तरह से करते हैं, रिसर्च है, बाकी चीज़ें हैं, तो वो बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंदर नहीं हो सकती, उनके अंदर फ्रीडम्स चाहिए भी होती हैं। बिल्कुल सही सर। तो इस फ्री एनवायरनमेंट के अंदर चीज़ें मुश्किल होती हैं। फिर हमारे यहाँ जो ज़्यादा मसाइल आते हैं वो आते हैं कि जब वाइस चांसलर का टेन्योर ख़त्म हो जाता है तो बीच में एक ट्रांजिशन का पीरियड आता है, और वो इन मैनी केसेस इट एक्सटेंड्स टू ईयर्स, वो 1 साल 1.5 साल 2 साल तक भी। और उस दौरान में जो उसका एक रेट है वाइस चांसलर की या वाइस चांसलर के ऑफिस की, वो कमज़ोर हो जाती है ड्यू टू इट्स डायनामिक्स, और उस कमज़ोरी की वजह से बहुत सारे मसाइल दरपेश होते हैं। तो हमें मुख्तलिफ लेवल्स पे जो यूनिवर्सिटी की गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उनमें स्टेक होल्डर्स के जो इन्फ्लुएंस है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, और ये जो ट्रांजिटरी पीरियड्स बीच में आते हैं इनको भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और अगर हो सके तो वाइस चांसलर की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करके उसकी कंटिन्यूटी को या उसकी एक लॉन्गिविटी को इंश्योर करने की ज़रूरत है, ताकि पॉलिसीज़ की एक कंटिन्यूटी जो है उसको ओवर द लॉन्गर पीरियड मेंटेन किया जा सके। आपका माशाल्लाह टेक्निकल सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। जी, मेरी पहली डिग्री मैथमेटिक्स की है, मगर उसके ऊपर फिर मैंने पीएचडी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में की थी, व्हिच इज टिल्टेड टुवर्ड्स आईटी मैनेजमेंट। सो वी कैन से कि सर दोनों प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी। और इसको बेस रखते हुए क्या आप इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं कि हमें यूनिवर्सिटीज़ में भी एक्टिविटी बेस्ड की तरफ आना चाहिए? क्या मतलब? ट्रेनिंग्स में, बच्चों की कोचिंग में, उनको सिखाने में बिल्कुल हम ट्रेडिशनल वे से थोड़ा हटने की ज़रूरत है। जी, वो बिल्कुल है, और वो हम कर भी रहे हैं, उसमें अच्छा खासा हमारा एम्फसिस है। मगर इसका जो बैलेंस है ना जी, चूँकि एजुकेशन जो हायर एजुकेशन है उसका कोई एक पर्पज़ नहीं है। हमारे यहाँ समहाउ लोगों ने ये समझ लिया है कि हायर एजुकेशन का वाहिद मकसद एम्प्लॉयबिलिटी है। एग्जैक्टली। तो ये नहीं है। हायर एजुकेशन के बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस हैं, और उसका जो डोमिनेंट पर्पस है वो फिलोसॉफिकल लेवल पे जो थिंकिंग है अपने अपने सब्जेक्ट की, जिसको हम फिर क्रिएशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं, या हाई ऑर्डर नॉलेज
के साथ जो इंटरेक्शन है उसको एक्वायर करना, उसको डिसेमिनेट करना, उसको क्रिएट फर्दर क्रिएशन में जाना, तो ये उसके पर्पसेस हैं। ठीक है। सो बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं स्किल्स डेवलपमेंट के साथ। हायर एजुकेशन इज नॉट फोकस्ड ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड इट शुडंट बी फोकस्ड ऑन स्किल डेवलपमेंट। ये फिलोसॉफिकल लेवल पे जो अपने अपने सब्जेक्ट्स की जो अंडरस्टैंडिंग है और प्रमोशन है उस पे इसका एम्फेसिस ज़्यादा होना चाहिए। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। एजुकेशन को स्टूडेंट्स के लिए ईजी बनाना कितना अहम है, ख़ास तौर पे फैसिलिटेशन मैटर करती है। अगर हम पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, सो अभी रिसेंटली अगर हम फिगर्स की बात करें, पिछले 1 साल से देखें, हमें लगता है कि शायद स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटीज़ में शरह जो है वो मुतासर हो रही है एडमिशन्स की। सो उस हवाले से क्या कहना चाहिए? ये बात ठीक नहीं है। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है और मिसकम्युनिकेशन है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ओवरऑल जो शरह है स्टूडेंट्स की वो मुतासर नहीं हो रही है, वो मुसलसल बढ़ रही है। पिछले 10 सालों में या 10 साल या 15 साल में ये कोई 1.5-2 लाख से बढ़ के 15-16 लाख पे पहुंच गई है। सो 10 गुना यूनिवर्सिटियों की एनरोलमेंट बढ़ी है। अब यूनिवर्सिटी के अंदर ये समझना ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जिस स्टूडेंट ने आना है उसने कॉलेज पास करके आना है। बिल्कुल। हाई स्कूल करेगा, कॉलेज करेगा और फिर वो यूनिवर्सिटी में आएगा। हमने पिछले 10-12 सालों में या इससे कुछ ज़्यादा अरसे में यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा बना ली हैं और यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के ऊपर हमारा बहुत फोकस रहा है, उसको हमने बहुत एक्सपेंड किया है। और जैसे मैंने बताया कि जो स्टूडेंट एनरोलमेंट है वो तकरीबन 10 गुना बड़ी है इस सारे वक्त में। बिल्कुल सही। मगर जो नीचे की टियर है एजुकेशन की, वहाँ पे ये एक्सपेंशन नहीं हुई है। और हम ये तसव्वुर शायद कर बैठे हैं कि बच्चा पैदा होगा और वो पूरे प्रोसेस में 20 साल का होगा तो उसको हम यूनिवर्सिटी में भेज देंगे। नहीं, वो उम्र के साथ यूनिवर्सिटी में नहीं आना, उसने तालीम हासिल करके यूनिवर्सिटी में आना है। तो हमें नीचे की जो टियर्स हैं एजुकेशन की उनको भी एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। सो स्कूल एजुकेशन को बहुत तेज़ी से और बहुत न सिर्फ उसकी जो क्वान्टिटेटिव एक्सपेंशन है उसकी ज़रूरत है, बल्कि उसकी क्वालिटेटिव एक्सपेंशन की भी ज़रूरत है। इसी तरह से कॉलेज एजुकेशन की, और वहाँ पे अच्छे असातिज़ा देने की ज़रूरत है। तो बहुत सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में आप देखते होंगे कि साइंस टीचर्स मिसिंग हैं, टीचर्स की रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस जो हैं वो स्लो हैं, वो टाइम टेकिंग है, उसमें नहीं होती वैकेंसीज बहुत। तो अगर वो नीचे की टियर को अब हम एक्सपेंड नहीं करते तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्टैग्नेंट हो जाएंगी, वहाँ फर्दर एनरोलमेंट के इंक्रीज़ करने की गुंजाइश ही नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव द सप्लाई चेन। या एग्जैक्टली सर, यूनिवर्सिटी में तकरीबन बराह रास्त 25,000 प्लस या उसके अराउंड जो है वो स्टूडेंट्स जो हमारे पास हैं, जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ। एफिलिएटेड कॉलेज में ये तादाद जो है वो शायद और भी ज़्यादा है, 1 लाख या 1.25 लाख के करीब जाती है तकरीबन। है। अच्छा, अब चूँकि एफिलिएटेड कॉलेजेस में इसकी तादाद ज़्यादा है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में बहुत कम है, सो आपको लगता है कि शायद कहीं पर फीस भी रीज़न बनती है या फिर फाइनेंशियल यूनिवर्सिटी के एंड पे? नहीं, यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो उन एफिलिएटेड अदारों की फ़ीसों से कम है। ये आपको शायद हैरत होगी। एफिलिएटेड अदारे चूँकि प्राइवेट हैं, उनको खैर फाइनेंशियल सपोर्ट, हमें भी पब्लिक जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो बहुत कम है। हमारे जो ओवरऑल बजट है या हमारे एक्सपेंसेस हैं सालाना, उसमें हार्डली कोई 15-20% के दरमियान में रहती है जो हमें पब्लिक फंडिंग आती है। बाकी सेल्फ जनरेटेड फंड्स हैं मुख्तलिफ सोर्सेज के, चाहे वो स्टूडेंट की फ़ीस हों या, लेकिन हमारा चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक इन्वेस्टमेंट से डेवलप हुआ है तो वो हमारी कॉस्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर की निस्बत कम है। बट एनीवेज, मैं ये कह रहा था कि हमारी जो फीस है यूनिवर्सिटी के अंदर वो हमारे एफिलिएटेड अदारों, बहुत सारे एफिलिएटेड अदारों से कम है। सो कॉस्ट इज़ नॉट द फैक्टर, फैक्टर इज़ द कैपेसिटी। जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एक अपनी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स हम नहीं ले सकते। सो उसके बाद जो स्टूडेंट बचता है जिसका यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला नहीं हो पाता और स्टिल उन्होंने हायर एजुकेशन को कंटिन्यू करना है, तो दे गो टू द सेकेंडरी लेवल इंस्टीट्यूशन जो रिलेटिवली लोअर कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस वहाँ पर जाते हैं जहाँ मेरिट निस्बतन नीचे हो जाता है या इजी हो जाता है। सर, कैपेसिटी आपने अभी जिक्र किया, पूरी दुनिया में जो पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं उनको मार्केट में लाने के लिए या इकोनॉमी के ऊपर बर्डनाइज ना होने के लिए कैपेसिटी को मैनेज किया जाता है डिसिप्लिन्स के अकॉर्डिंग। हमारे यहाँ पर शायद ऐसा नहीं है, सीट्स ज़रूर होती हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे भी आपने जिक्र किया बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी बन चुकी हैं। सो उसकी वजह से क्या हम उसको
काउंट नहीं कर पाते कि हम कितने पास आउट्स एकदम से निकाल देते हैं, बाद में उनकी जो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है? देखिए, ये एक सप्लाई चेन का मामला है। हम चूँकि एजुकेशन प्रोवाइडर हैं, तो हमारे दरवाजे पे जो स्टूडेंट आ रहा है एजुकेशन लेने के लिए, हम उसको ये नहीं कहते कि भाई तुम ये डिग्री कर लोगे तो तुम्हें एम्प्लॉयमेंट शायद ना मिले या अच्छी मिले कि नहीं मिले। हम उसको मुख्तलिफ तरीक़ों की काउंसलिंग हम देते हैं, जो उसके सवाल हों हम उसको गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं, उसको जवाब देते हैं, मगर हम उसको एजुकेशन डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल सही। सो हमारे पास जिसने आना है, जो हम सर्विस दे रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसको हम बेहतरीन तरीके से उसको वो सर्विस हम प्रोवाइड करें। अब उसके बाद मार्केट में जाके जहां उसने जॉब्स हासिल करनी है, वो जॉब्स हमने क्रिएट नहीं करनी। वो एक जो इकोसिस्टम है, जिसमें इंडस्ट्री है, जिसमें बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, वो उनका मामला। तो ये जो इकोनॉमी ओवरऑल हमारी है, उसकी एक्सपेंशन का या कॉन्ट्रैक्शन का वो इशू तो मुल्की सतह स्टेक होल्डर तो उसके साथ हैं ना। नहीं, हम हैं स्टेक होल्डर, लेकिन देखिए हमारे पास तो डिमांड मौजूद है ना। मैंने अभी फॉर एग्जांपल अभी जो फाल गुजरा है, हमने कोई 8,000 के लगभग दाखिले किए नए एडमिशन्स। मेरे पास एप्लीकेंट्स जो हैं वो 30,000 से ज़्यादा थे। सो हम एजुकेशन प्रोवाइडर हैं। हमारे पास एजुकेशन लेने वालों की जो ख्वाहिशमंद हैं हमारे पास दाखिला लेने के लिए और तालीम लेने के लिए, उनकी एक लंबी कतार मौजूद है। ठीक है। और हम उनको सबको दाखिला नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये एक सप्लाई चेन का इशू है। अब हमारे पास आउट्स, और वो अपनी ख्वाहिश से आ रहे हैं दाखिला लेने के लिए, वो किसी पाबंदी के तहत हमारे पास नहीं आ रहे हैं। ठीक है। हम अपने तौर पर ये कोशिश करते हैं कि हम उनको बेहतरीन एजुकेशन दें। और हमारे पास आउट्स जो हैं, अभी आपने शायद देखा हो हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी, हम 8 फैकल्टीज हमारे पास हैं, यानी डिफरेंट जो सब्जेक्ट कैटेगरीज हैं, उनमें से 7 में टाइम्स हायर एजुकेशन ने हमें 600 एंड अबव रैंक किया है। हमारी जो लाइफ साइंसेज की फैकल्टी है, जिसमें जो लाइफ साइंसेज के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स आते हैं, वहाँ हम 300 की में, यानी इंटरनेशनली 300 में हम रैंक्ड हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। और जो पाकिस्तान में नंबर 1 है या सेकंड लेवल पे है, तो वी आर वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री। हमारे ग्रेजुएट्स दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में जाके काम भी कर रहे हैं, तालीम भी हासिल कर रहे हैं, और इसी तरह से इंडस्ट्री में भी। सो वी आर प्रोवाइडिंग प्रीटी गुड एजुकेशन। राइट, बिल्कुल सही। और हमारी कॉस्ट को अगर आप कंपेयर करें उन यूनिवर्सिटियों के साथ, जिन यूनिवर्सिटियों के साथ हमारा मुआवजा किया जाता है, तो हमारी कॉस्ट उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली बिल्कुल सही। मुनासिब सी कॉस्ट के ऊपर उसको मैनेज तो किया जा रहा है। ऑलमोस्ट फ्री है जी। उधर जो है वो कम्यूट करने की कॉस्ट शायद इससे ज्यादा होगी, जो यूनिवर्सिटी को आप आते जाते हैं घर से, जितनी कॉस्ट में हम यहाँ पे सारा सेमेस्टर, तो और बहुत सारी कॉस्ट सब्सिडाइज हो रही है। यानी यूनिवर्सिटी को अगर कोई एक्स कॉस्ट आ रही है, तो हम उसकी 1/5 या 1/4 जो है वो स्टूडेंट पे ट्रांसफर करते हैं। बिल्कुल सही। तो बहुत ज़्यादा बर्डनाइज नहीं किया जा रहा स्टूडेंट को। वो सारी कॉस्ट जो है वो स्टूडेंट पे ज़ाहिर है ट्रांसफ़र नहीं होती, उसका 1/4 या 1/5वां हिस्सा जो है वो स्टूडेंट पे ट्रांसफ़र होता है। तो इस कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में वी आर डूइंग प्रीटी वेल, और हम उसको बेहतर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं। बाकी जो इंडस्ट्री है इर्द गिर्द जिन्होंने जॉब्स प्रोवाइड करनी है, या जो इकानमी में एक प्लेयर हैं एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, वो ज़ाहिर है हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो एक अलग सेगमेंट है। सो जनाब, डिस्कशन जारी है। डॉक्टर रऊफ आज़म मेरे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के। हम बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन चैलेंजेस एंड कंसिक्वेंसेस के हवाले से। सो डॉक्टर साहब बता रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। बहुत सारे और भी सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, जिसमें ख़ास तौर पर एक कॉमन परसेप्शन लोगों की ये भी होती है कि अगर सपोज़ हम इदारे से पास आउट हैं, हमें पढ़े हुए 10 साल या 12 साल हो चुके हैं, सो 10 से 12 साल में अपग्रेडेशन का प्रोसेस है, उसको कैसे देखा जाता है, उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको कंसिडर करना चाहिए, या फिर जस्ट फिज़िकल या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना ही काफ़ी है। सो ये सवाल भी मैं शामिल करूँगा, लेकिन यहाँ पर अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। इस दौरान आप मेरे साथ रब्ता करते हैं 0334 1966 966 पर। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। Hello and Assalamualaikum. Welcome to another episode of Knowledge Connect, in which we'll be unraveling pathology and we'll be taking insights from the expert.
In this episode, we spotlight the Department of Medical Laboratory Sciences. We'll be exploring its role in healthcare, the common misconceptions associated with it, and career opportunities for the lab professionals. Our guest today is Ms. Taiba Jamil, who is a microbiologist by profession and the leading lady behind the Department of Medical Laboratory Sciences. She has research experience in infectious diseases and diagnostics, and she'll be bringing her insights into biosafety, lab sciences, and education. Assalamualaikum Taiba, how are you doing? Alhamdulillah, fine, good. Thank you so much for taking out the time today and to reflect about your department. Firstly, I would really like to know what your department does and what degree programs are being offered in your Actually, department. it is the Department of Medical Laboratory Sciences. It is a 4-year degree program, and we offer it after FSc. All right, all right. And also we offer a 2-year MPhil program, and Okay. inshallah in future we will offer PhD program too. Okay, wonderful. I would like to know what key areas or what are the focus areas of your department and how does it contribute towards public health? Ma'am, actually, without diagnosis, our doctors keep guessing. Uh-huh. There are multiple causes of every disease. Right. Also include syndrome. आप जिसमें पता हो syndrome है, syndrome की मुख्तलिफ जो हैं वो diseases हो सकते हैं syndrome में, Okay. ठीक है? तो लाइक अगर आपके कोई भी ऐसी डिजीज है जिसमें आपका लाइक प्लेटलेट्स काउंट हो गए, कम हो गए हैं, आपके Right. कुछ WBC काउंट ज्यादा हो गया, कम हो गया, Okay. तो इसकी मल्टीपल कॉजेज हो सकती हैं. आपके डॉक्टर जो है वो एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये डिजीज, ये WBC काउंट कम है तो आपको ये डिजीज है. तो डेफिनेटली डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है सैंपल लेबोरेटरी में. Right. जब तक उसके अलावा देखिए, जब तक हम लोग की लेबोरेटरी जो है इसको कंफर्म ना कर दें कि ये डिजीज है, ये वायरस है. देखिए, एक वायरस है, उसकी डिफरेंट वायरसेस की जो है वो सिम्टम्स हैं. एक ही वायरस से डिफरेंट वायरस एक ही फैमिली की हैं, उनकी जो है वो डिफरेंट सिम्टम्स हो सकती हैं, सेम सिम्टम्स भी हो सकती हैं. Right. तो डॉक्टर जो है वो डायग्नोसिस के बगैर गेसिंग ही करेगा. ये एड्स है, ये लाइक आप देखें कोविड-19 जो लास्ट टाइम आया था, जी, जी, कोविड-19 है, और right. साथ ही आपको पता होगा इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस है. Right, इनकी सिम्टम्स है मोर और लेस जो है वो सेम है. Right. तो मैं ऐसे विदाउट डायग्नोसिस जब तक मैं कोविड-19 का टेस्ट ना करवा लूं तो मैं Right. कंफर्म नहीं कर सकती थी इन्फ्लुएंजा है या ये कोविड-19 है. Right. तो इसलिए मेडिकल जो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं इसमें अहम रोल प्ले करते हैं कि हम डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं. Right. तो उसके अलावा डॉक्टर आपको कंफर्मेशन नहीं बता सकते, ना ही वो आपको ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. Right, बल्कि right. कंफर्म डायग्नोसिस के अलावा आप बता ही नहीं सकते कौन सी डिजीज है. Right. तो हम लोग यहाँ डिफरेंट डायग्नोस्टिक किट्स वगैरह यूज करके हम पहले डायग्नोसिस जब प्रोवाइड करते हैं तो ये जो डॉक्टर जो है वो जब पैथोलॉजिस्ट जो है वो आपको रिकमेंड कर सकता है कि आपको ये डिजीज है या ये वायरल डिजीज है या इन्फेक्शन है, जो भी है वो जब तक आपका डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक वो कंफर्म नहीं कर सकता. इसी Right. तरह हम लोग पब्लिक हेल्थ में करते हैं. जब पब्लिक हेल्थ में यही आता है कि आप प्रिवेंशन जो है वो आप अडेप्ट करवाते हैं, किस तरह वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं पब्लिक को अपनी. Okay. जो पब्लिक हेल्थ होती है वो किसी इंडिविजुअल तक बाउंड नहीं होती. जो पब्लिक है ये हमने जो ये किसी गवर्नमेंट सेक्टर का, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनका होता है, फेडरल गवर्नमेंट का, दैन प्रोविजनल जो हमारी होती है प्रोविंस लेवल पे होती है, इनका होता है काम कि ये प्रोवाइड करें वन हेल्थ. Right. वन हेल्थ मतलब हेल्थ फॉर ऑल. Okay. तो इस वजह से हम लोग क्या होगा, इसमें हम लोग जो सोशल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज करते हैं. देन हम लोगों में प्रिकॉशनरी मेजर्स को बताते हैं कि Right. अडेप्ट कर सकते हैं. जिस तरह आपने, मैं सेम वही एग्जांपल आउटब्रेक की कॉज करूँ कोविड-19 की, तो हमें बताया गया था कि आपने स्कूलों में छुट्टियां कर देनी है, क्वारंटाइन करना है, इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है, Right, सोशल right, डिस्टेंसिंग करनी है. Right. तो Right. इसी तरह ये सब चीजें हम लोग का पता लगती हैं जब हम लोग इसका डीपली डायग्नोसिस करते हैं. Right. जब हम डायग्नोस किया, हमने कोविड-19 है, देन हमने इसको मजीद जी. स्टडी किया कि इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या माइक्रोबायोलॉजी है इसकी, किस Okay. तरह जो है हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या किस तरह हम उसकी वैक्सीनेशन बना सकते हैं. Right. तब हमें वैक्सीनेशन हमने बनाई. वैक्सीनेशन से पहले ये सब चीज़ें जो हैं वो हम लोग अडेप्ट कैसे करवा सकते हैं डायग्नोसिस के थ्रू. लेकिन अगर देखें एक बंदा है, उसको हमारे पास डायग्नोसिस उसका नहीं है, मिस डायग्नोस उसका हो चुका Yeah. हुआ है, डॉक्टर जो है वो इन्फ्लुएंजा का ट्रीटमेंट दे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो पर्सन था वो था कोविड-19 का. तो डेफिनेटली कोविड-19 जो था वो तो अनट्रीट रहा. Okay. और हम लोग जो था वो ट्रीटमेंट करते रहे इन्फ्लुएंजा का. Right. तो यहाँ पे जो है वो डायग्नोसिस जो है वो मेजर इंपॉर्टेंस रखता है कि यहाँ पे अगर हमने पहला ही फर्स्ट स्टेप जो है किसी भी ट्रीटमेंट का Right. फर्स्ट स्टेप जो है वो Diagnosis डायग्नोसिस है. है. डायग्नोसिस Right. लीड्स Right. टू अ ट्रीटमेंट.
Right, तो right, इसी right. तरह हम डायग्नोस्टिक्स से ही पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, वन हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। Right, right. Uh, uh, you talked about misdiagnosis and all. So I want to know that how does the department stays relevant to the advancements in the medical laboratories and diagnostics, you know? मैम इस तरह है कि हम लोग वी हैव रिप्लेस मैन पावर विद रोबोट्स। हाँ, वी कैन रिप्लेस वी मैन केवल मतलब जहाँ पे हम लोग पाइपटिंग है, जो डिफरेंट सैंपल कलेक्शन है, जी, जी। वो यूज टू डू विद ह्यूमन मैन पावर, बट वी कैन रिप्लेस इट विद रोबोट। okay, दे कैन सेव अस टाइम, yeah. दे कैन सेव मैन पावर। इतनी देर में जो है वो रोबोट्स हैं, सैम्पलिंग है या हमारी जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट होती हैं, हमारी जब पाइपटिंग होती है, ये हम ह्यूमन की हम रोबोट से Right. करवाते हैं। एआई जो है हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा इससे टाइम भी सेव हो जाए, और सबसे पहली बात हमारी जो मेन चैलेंज आता है वो है जी। एक्यूरेसी का और प्रिसीजन का। Right, तो right. आपको पता है जो ह्यूमन भी कहीं कहीं एरर आ ही जाता है उनसे, लेकिन अगर हम एआई से इसको रिप्लेस कर दें तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा हो जाती है और एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। Right, right. Let's discuss about the research, education, and about the career development related to your field. How does the department contribute to the medical research and academic development? मैम रिसेंटली मैं आपको बताऊं तो मैंने इसी मंथ में 6 आर्टिकल पब्लिश किए अपने। Right, mashallah, इसी mashallah, तरह congratulations. थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह जो हमारी डिफरेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं, हम लोगों ने इसमें HEC के जर्नल्स में करवाए। इसके अलावा दे आर आल्सो पब्लिश्ड इन स्कूपर्स इंडेक्स। Right, right, इंटरनेशनल नेशनल जर्नल्स में हम जो है पब्लिकेशन जो है हमारी Right. डिपार्टमेंट में चलती रहती हैं। right, बल्कि वी आर आल्सो एंगेजिंग आवर स्टूडेंट्स। right. हमारे Okay. जिस तरह के फाइनल ईयर के उस बैच पास हुआ है, आई गेस तो हमारे जितने ऑलमोस्ट 56 स्टूडेंट्स सबकी जो पब्लिकेशन जो थी वो हम लोगों ने करवाई है। Mashallah, mashallah, mashallah. That's really wonderful. I would like to know what opportunities are available for the students to get involved in like hands-on training. You discussed about the research, which is like, you know, amazing. ऑलरेडी एक्चुअली वी आर आल्सो लैब्स हमारी अपनी है। इसके अलावा वी आल्सो इनवाइटेड एक्सटर्नल्स Okay, फॉर अरेंजिंग सेमिनार, Okay. conferences, and also one hand practices. okay, They okay, also include workshop. okay, okay. इसमें वर्कशॉप वगैरह होती हैं डिफरेंट। हम लोग जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं डिफरेंट लेबॉर्ट्री के, स्टैंडर्ड लेबॉर्ट्री की है, इनके जो हैं वो लेबॉर्ट्री मैनेजर्स जो हैं उन्हें इनवाइट करते हैं, देन वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस करवाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। All right, all right. So, are the labs part of, you know, your curriculum design, like the practical hands-on learning? यस मैम, दे आर पार्ट ऑफ द वर्क। Okay, okay, okay. I would like to know what career paths are available for, you know, medical laboratory professionals, and how they can advance in their careers. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में आफ्टर BS मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी, इनके पास जो 7 जी वेलकम बैक। आप सुने करंट अफेयर्स वेव FM 96.6 पर और मैं हूं फ़ारूक शेख। आज हम बात कर रहे हैं जी हायर एजुकेशन चैलेंजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रऊफ़ी आज़म साहब। डॉक्टर साहब जो हैं वो वाइस चांसलर हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के। ब्रेक पर जाने से पहले हम यूनिवर्सिटीज़ के कुछ चैलेंजेस को डिस्कस कर रहे थे। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कुछ कॉमन परसेप्शंस हैं उनको भी डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे, और आपके सवालात भी मुझे पहुँच रहे हैं, उनको भी शो का हिस्सा बनाते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप रब्ता कर रहे हैं 0334 1966 966 पर। सो मैसेजेस का सिलसिला शामिल करते हैं जी, उसके बाद वापस आते हैं अपनी डिस्कशन की जानिब। हमें जनाब मैसेज किया है जहांजेब ने, और जहांजेब कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया, आप रोज़ाना हमें अच्छे अच्छे मेहमानों से मिलवाते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर प्रोग्राम करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें सुनते हैं और पसंद करते हैं। कहते हैं जी कि मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा की तरक्की का मरहला इतना स्लो क्यों होता है? जो लेक्चरार है वो 8-8 10-10 साल लेक्चरार के ओहदे पर ही रहता है और अक्सर तो वो लेक्चरार ही रिटायर्ड हो जाते हैं। जब असातिज़ा की तरक्की का अमल रुकेगा तो परफॉर्मेंस कैसे होगी? सो ये सवाल है जी जहांजेब साहब का। सर मैं इसको लाजमी शामिल करूँगा, लेकिन बाकी मैसेजेस को शो का हिस्सा बनाते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब से इसका जवाब भी जानेंगे। सो हमें जनाब मैसेज किया है आयशा ने। आयशा कहती हैं जी अस्सलाम वालेकुम भाई, नाइस शो, थैंक यू सो मच आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब हमारे साथ हुआ करते हैं। हाफिज़ साहब कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? हमेशा की तरह आज का शो भी बहुत अच्छा है। तमाम लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका।
हमें जनाब मैसेज किया है, आसिफ रज़ा हैं हमारे साथ, कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, अब मैं आज पहली दफ़ा आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर। वीसी साहब से ओके ठीक है, ये सवाल इन्होंने ये किया है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में ओपीएस सिस्टम है, ऑन पे सिस्टम जिसकी बात की जा रही है, सो बीपीएस सिस्टम क्यों नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। सो कुछ मैसेजेस जो हैं वो मुझे सोशल मीडिया के ऊपर भी मौसूल हो रहे हैं, तो उधर भी आते हैं, साथ साथ उनको भी शामिल करते हैं। हमें मैसेज किया है जी सोशल मीडिया के ऊपर, ओके, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, आपका बहुत शुक्रिया, आप सुन रहे हैं। कहते हैं जी विजनरी लीडरशिप सर, थैंक यू सो मच। तनवीर शहजाद साहब ने मैसेज किया, कहते हैं जी वेरी क्लियर डिपिक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद इन अपलिफ्ट ऑफ एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स एंड इकोनॉमी। सर थैंक यू। और जी ये कुछ सवाल हैं, इसके बाद जैसे जैसे मैसेजेस मिलते जाएंगे वैसे वैसे शो का हिस्सा बनाते जाएंगे। अभी जो सवाल आपके मेरे तक पहुंचे मैं डॉक्टर साहब से पहले वो डिस्कस करूंगा, उसके बाद वापस आएंगे हम अपनी डिस्कशन की जानिब। डॉक्टर साहब पहला जो सवाल था वो ये था कि जो तरक्की का मरहला है उसके ऊपर कोई लॉ है या फिर स्पेसिफिकली हम रूल ऐसा रखते हैं कि बस निज़ाम चलना चाहिए, क्या इसके पीछे लॉजिक है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो लोग वाकिफ़ हैं पब्लिक सेक्टर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, उनको पता होगा कि तरक्की नहीं होती है। ठीक है, हमारी जो फैकल्टी है वो प्रमोट नहीं होती, ठीक है, उनकी हायर लेवल पे अपॉइंटमेंट होती है और हर नेक्स्ट हायर लेवल के लिए उन्होंने कम्पीट करना होता है और उस कंपटीशन के थ्रू उनकी एक तरह से फ्रेश, इंटायरली फ्रेश तो नहीं होती क्योंकि पीछे का एक्सपीरियंस और वो साथ कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक प्रमोशन का जो स्ट्रक्चर है बहुत सारी जगहों पे वो हमारे यहाँ नहीं है, तो ये अपॉइंटमेंट होती है। और हायर लेवल पे जाने के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी फॉर एग्जांपल लेक्चरर अगर कोई अपॉइंट हुआ है तो उसकी और क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की और हैं, एसोसिएट प्रोफेसर की और हैं, और कंपटीशन भी होता है कि आपके पास अगर एक पोस्ट है तो और 10 एप्लीकेंट हैं तो जाहिर है आपने किसी एक को ही अगले लेवल पे लेके जाना है, तो ये कंपैरेटिव प्रोसेस में ऐसे ही होता है। और ये सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं है, आप बहुत सारे और अदारों को देख लीजिए, अगर आप फौज को देखें तो आपको पता लगेगा कि मिड कैरियर बहुत सारे लोग रिटायर हो गए, बिल्कुल ऐसे 30-35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में लोग आगे नहीं मूव करते और उनको घर भेज दिया जाता है। इट्स अ सिस्टम दैट वर्क्स दैट वे। डॉक्टर साहब दूसरा सवाल, बेसिक पे स्केल, ऑन पे स्केल, ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है। असल में बेसिक पे स्केल्स ही हैं। ठीक है। ओपीएस का मतलब है कि जब आप किसी एक पे स्केल पे हैं और आपको कोई हायर असाइनमेंट दे दी जाती है विदाउट चेंजिंग योर स्केल, ठीक है, कि आपकी वो तरक्की नहीं हुई या नेक्स्ट लेवल पे आप अपॉइंट नहीं हुए, बट इसके बावजूद आपको कोई हायर असाइनमेंट दे दी गई है, तो उसको हम ऑन पे स्केल कहते हैं। ठीक है। ये हमारे यहाँ आमतौर पे उस सूरत में अप्लाई होता है जब एक कोई लेक्चरर है फॉर एग्जांपल, उसकी पीएचडी नहीं थी और वो लेक्चरर था, फिर उसने पीएचडी कर ली, तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट के प्रोसेस में कुछ उसको वक्त लगेगा, मगर इन द मीन टाइम हम उसको असिस्टेंट प्रोफेसर कहना शुरू कर देते हैं। सही, और हम कहते हैं ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिज ऑन पे स्केल। ठीक है। जब असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएगा तो उसको अगला स्केल मिल जाएगा जो कि 19वां स्केल होता है। ठीक। मगर ये चूंकि लेक्चरर है तो नाम हम असिस्टेंट प्रोफेसर का दे देते हैं, स्केल उसका 18वां रहता है, तो इसको ऑन पे स्केल कहते हैं, बट दिस इज नॉट अ डिफरेंट पे स्केल सिस्टम। सही है, सिस्टम वही है, बेसिक पे स्केल। ठीक है सर, अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम बात ये कर रहे थे कि चीज़ें जो हैं वक्त के साथ साथ चेंज होनी चाहिए, क्योंकि अपग्रेडेशन हो चुकी है ना। सो अब ये भी एक कॉमन परसेप्शन है लोगों की तरफ से, शायद पास आउट जो होते हैं, जैसे मैं खुद यहाँ पे बताता चलूँ, मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का अलुमनाई हूँ, ये एजाज़ है मेरे पास। बहुत अच्छी बात है। चीज़ों में अपग्रेडेशन इसलिए ज़रूरी है कि हमें ऐसा लगता है कि जब हम जाएंगे तो अब सिस्टम जो है वो इस लेवल पर होगा, चीज़ों में इम्प्रूवमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगी, करिकुलम वाइज भी होगी, और हमें लगेगा कि अच्छा अब ये काम जो है ये पहले से बहुत बेहतर हो चुका है। सो हाउ यू सी दिस काइंड ऑफ चेंजेस? कि इसमें कोई डिसएग्रीमेंट तो नहीं है, ये तो होना चाहिए, करिकुलम भी अपग्रेड होना चाहिए, एनवायरनमेंट भी अपग्रेड होना चाहिए, टीचर्स की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उस नए चेंज्ड करिकुलम को डिलीवर करने की वो भी अपग्रेड होनी चाहिए, तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। ठीक। मगर इनमें से बहुत सारी जो अपग्रेडेशंस हैं वो एक इन्वेस्टमेंट के साथ आती हैं, वो एक कॉस्ट के साथ आती हैं,
और हमें ये देखना होता है कि वो कॉस्ट जो है वो हमारा ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, वो उसको बियर करने के लिए या पे करने के लिए तैयार है कि नहीं। ठीक है। हम बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं कि जी स्टूडेंट को फॉर एग्जांपल कोई चीज़ या टीचर को कोई चीज़ मुफ्त मिल रही है, तो उस मुफ्त का मतलब ये नहीं है कि वो मुफ्त क्रिएट हुई है, वो विदाउट कॉस्ट क्रिएट हुई है, नहीं, उसके ऊपर कॉस्ट लगी है। somebody else has paid it. You haven't paid it, but someone has paid it. सही। तो वो जो बैलेंसिंग है सस्टेनेबल बनाने के लिए कहीं हम फिर स्टक भी हो जाते हैं, बट इम्प्रूवमेंट इज कंटिन्यूसली कमिंग इन द सिस्टम। आप भी जाते होंगे तो आपको यकीनन फील होता होगा कि जो 10 साल पहले वाला निज़ाम था वो नहीं है, चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं, इक्विपमेंट तब्दील होता है, टीचर्स तब्दील होते हैं, उनकी अप्रोच भी चेंज होती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। सर, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस बड़ा एक स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं मौजू है और अक्सर बात की जाती है, क्योंकि ये एक की कंसर्न है बच्चों के एंड पर भी और पेरेंट्स के एंड पर भी कि जब यूनिवर्सिटी में आएंगे तो फ्यूचर क्या होगा। सो यूनिवर्सिटी इसके ऊपर क्या प्लान रखती है, क्या आइडिया है इंडस्ट्री एकेडमी को मजबूत करने के लिए? यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री के साथ बहुत क्लोजली एंगेज करने की कोशिश करती रहती है और मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको एंगेज करती है। हमारा जो एक अलमिया है वो ये कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो भी उस कटिंग एज पे नहीं है। देखिए, हम बिल्कुल एक दोराहे पे काम करते हैं, एक क्रॉस रोड्स पे ही हम खड़े होते हैं कि आपने जब रिसर्च प्रोड्यूस करनी है तो वो रिसर्च पब्लिश नहीं होती, उस रिसर्च की दुनिया में कोई वैल्यू नहीं होती अगर वो कटिंग एज रिसर्च ना हो। जो रीसेंट करंट प्रॉब्लम्स of not of Pakistan or फैसलाबाद, but the problems of the world, जो ओवरऑल जो इश्यूज हैं उनके ऊपर अगर काम ना किया जा रहा हो। हमारी इंडस्ट्री जो है वो इस तरह की है कि वो जो टर्न की सॉल्यूशंस हैं वो बाहर से ले आते हैं। ठीक है। और R&D इंडस्ट्री में R&D का रवाज नहीं है। फिर क्विक रिजल्ट्स डिमांड करते हैं, जो कि रिसर्च का जो नेचर है वो ऐसी नहीं है। रिसर्च में आपको अगर दुनिया में टेक्नोलॉजी में फॉर एग्जांपल जो आज आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं वो पिछले 2 महीने या 4 महीने की या चंद हफ्तों की रिसर्च से प्रोड्यूस नहीं हुई, उनके ऊपर 10-10, 15-15, 20-20 साल की कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट है। सो इमीडिएट रिजल्ट्स उसके नहीं होते। तो जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ या जो इंडस्ट्रियल सिस्टम्स कटिंग एज पे काम कर रहे हैं वो तो अपने अपने इलाके की, अपने अपने मुल्कों की यूनिवर्सिटियों के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। हमारा डिस्कनेक्ट जो है वो दोनों तरफ से है। हमारी तरफ से भी उसमें कमज़ोरियाँ यकीनन है, हम उसको डिनाई नहीं करते, लेकिन इंडस्ट्री की तरफ से भी उसमें कमज़ोरी। तो ये एक ओवरऑल इकोसिस्टम की बात है। हम उसमें बेहतर से बेहतर कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे इंडस्ट्रियल जो काउंटर पार्ट्स हैं वो भी मुख्तलिफ लेवल्स पे कोशिश कर रहे हैं कि हम ये जो गैप है इसको रिड्यूस कर सकें, उसको बेहतर किया जाए। बिल्कुल सही। ये हमने पिछले 4-5 सालों में इसकी गुफ्तगू करनी शुरू की है, 10 सालों में गुफ्तगू करनी शुरू की है। तो वी आर ब्रिजिंग द गैप, वी आर गेटिंग क्लोजर एंड इट विल टेक सम मोर टाइम टू। सर, हमेशा से इंस्पिरेशन या मॉडल जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को रखा जाता है हमारे यहाँ पे। सो मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कुछ MOUs भी हुए। जी। सो मैं आपकी वसात से मैसेज तमाम सुनने वालों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। हम उमूमन उसमें ये देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर या यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई बेनिफिट कम से कम ऐसा मिले जो उनको लगे कि ये एक बड़ी अच्छी बात गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हमें दे रही है, उसके पीछे टर्की है या कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी कंट्री की है वो हमें सपोर्ट कर रही है। सो हम उन MOU से क्या बेनिफिट्स ले रहे हैं? हम उन MOU से बहुत सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि कौन किस चीज़ को बेनिफिट समझता है और वो कैसे उसको रिकग्नाइज करता है या उसको अप्रिशिएट करता है। हम पिछले दिनों चाइना गए हुए थे, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के हमने विज़िट किए, उनके साथ MOUs भी साइन किए और उनके साथ हमने कोलैबोरेशन के जो मैकेनिज़म्स हैं वो बनाए हैं। हमारे प्रोफेसर्स जाते हैं लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया भर की, चाहे यूरोप में हों, चाहे अमेरिका में हों, चाहे हमारे एशियन जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हों, तो वहाँ से जो चीज़ें वो सीख के आते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को इम्पार्ट करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल कोई PhD कर रहा है और PhD के दौरान में वो कुछ पीरियड रिसर्च का स्पेंड करना चाहता है किसी और लीडिंग यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे उसको लगता है कि उसके पास बेहतर सीखने के मौके हैं, तो हम इन MOUs के तहत, इन कोलैबोरेशंस के तहत उनको वहाँ पे भेजते हैं। सो
बेनिफिट जो रिसर्च का है या इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ कनेक्ट होने का है, वो कोई प्लेट में रखी हुई चीज़ नहीं है बिल्कुल कि ऐसे, आपने exactly. कोई पेस्ट्री कोई केक प्लेट में रखा और किसी को दे दिया और वो समझे कि मुझे बेनिफिट हो गया। उस बेनिफिट को अवेल करने के लिए भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। सो जो स्टूडेंट्स फिर वो मेहनत करते हैं और कनेक्ट करते हैं और अपने लिए एक बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी या प्रपोजल क्रिएट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा बेनिफिट लेते हैं। बिल्कुल सही। अभी रिसेंटली हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो हमने चाइना में प्लेस किए हैं रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अब वहाँ से वो नई टेक्नोलॉजी भी सीख के आएंगे, नया इल्म भी सीख के आएंगे और वो जब वापस आएंगे यहाँ के जब इकोसिस्टम में वो इंटीग्रेट होंगे तो अपने जो सीखा हुआ है उसको ट्रांसफर करेंगे एंड दिस विल बी अ बेनिफिट टू अदर्स। बिल्कुल सही है। तो बेनिफिट जो है वो इस तरह का एक साइकिल है, वो कोई टेंजिबल हार्ड चीज नहीं है बिल्कुल सही कि आपने किसी की मेज पे रख दी है। उसमें खास तौर पर जो की कंसर्न बच्चों का होता है वो होता है फाइनेंशियल वेज में हमें बेनिफिट मिल रहा है, लाइक स्कॉलरशिप्स मिल गई हैं कि सर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे रही है बच्चों को, इंटरनेशनल स्टडी के हवाले से हमारा कोलैबोरेशन है, लाइक कोई इंटर्नशिप्स हैं। सो इस कॉन्टेक्स्ट में वो भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। लेकिन देखिए अब फाइनेंसेस अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स देना शुरू कर देगी तो यूनिवर्सिटी अपने ऑपरेशंस कैसे चलाएगी? ठीक है ना। जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट्स है ना। ठीक है। तो वो कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र तो होनी है। वो या तो हम जो रिसर्च कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसकी कहीं उसको मार्केट में बेचेंगे, कोई कारोबार करेंगे। वो कारोबार तो यूनिवर्सिटियां उस तरह से कर नहीं सकती। सो हम एक इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, एक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट नहीं है, हम टैक्सेस नहीं लेते। सो या तो हो ना कि हम कोई टैक्स कलेक्टिंग बॉडी हूँ और टैक्स कहीं से एक से ले रहे हैं और दूसरे को हम, तो ऐसा तो हम नहीं करते। सो एक लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर हम स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, जहाँ पे बाहर स्टूडेंट्स जाते हैं, उनको वहाँ पे लोकल हॉस्पिटैलिटी और बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ से मिलती हैं, कुछ इन्होंने भी स्पेंड करना होता है। फिर स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट बहुत सारे दे रही है। अब हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल अंडर ग्रेड के लिए होनहार का स्कॉलरशिप एक है, बड़ा लुक्रेटिव स्कॉलरशिप है और हमारी यूनिवर्सिटी में कोई मेरा ख्याल है 4000 के लगभग स्टूडेंट्स हैं जो उस फैसिलिटी को अवेल कर रहे हैं। फिर इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं वो भी स्कॉलरशिप्स देती हैं। तो हम तो आपको कैपेबिलिटी दे सकते हैं, आपको पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, कैपेबल बना सकते हैं। स्कॉलरशिप तो आपने खुद विन करने हैं। बिल्कुल सही है सर। जितने भी आला तालीमी इदारे हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ की जैसे भी जिक्र करें, मईशत को बेहतर करने में रोल तो होना चाहिए। जी बिल्कुल है रोल। तो उसमें हम किस तरीके से अपने नौजवानों को तैयार कर रहे हैं फील्ड में लाने के लिए? जैसे भी हमारा जो ट्रेंड नौजवान है, अगर वो जो आपकी इकोनॉमिक मशीनरी है उसके अंदर जाके वो एक यूजफुल पार्ट बनता है और उसको आगे ड्राइव करता है, तो ये उसका इकोनॉमी में उसका रोल है, कंट्रीब्यूशन है। और हमने जो उसकी जो प्रेपरेशन की, जो उसको कैपेबिलिटी प्रोवाइड की, वो हमारा उसके अंदर रोल है। बिल्कुल सही। तो हम शुगर मिल तो नहीं लगा सकते ना। बिल्कुल सही। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, बिल्कुल सही। लेकिन सर उसमें मतलब हमारा ये रोल तो हो सकता है कि हम एक बैक अच्छी सपोर्ट करें बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, फैसिलिटेट करें। सर फ्यूचर प्लान्स के ऊपर आपने खुद बताया कि आप जीसी के ग्रेजुएट सर। ये वाकई में एजाज है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज का, तो आप एक यूजफुल काम कर रहे हैं, आप सोशल डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं और आप इकोनॉमी में भी एक आपका, तो इसी तरह से हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल सही सर। फ्यूचर प्लान्स के ऊपर आते हैं। आने वाले सालों में, अगले 5 साल में, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेते, जी गवर्नमेंट कॉलेज को कहाँ पर देखते हैं? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे सस्टेनेबल तरीके से प्रोग्रेस कर रहा है। न सिर्फ ये कि जो तरक्की इसमें हो रही है उसको हम सस्टेन कर रहे हैं, बल्कि हम कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं। और हम अपनी जो फॉर एग्जांपल दुनिया की यूनिवर्सिटियों के अंदर या पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में हम ऑलरेडी नंबर 2 पे तो हैं ऑल ओवर द कंट्री। हम उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं। हम अपनी जो सर्विसेज हैं उनको अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपनी मईशत के लिए, अपने इलाके के लिए मज़ीद यूज़फुल बनाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स के लिए सहूलतों का जो इंटरनेशनल लेवल पे जो टेक्नोलॉजी का एक इन्वेजन है, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उनको हम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और अदरवाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बेहतर बनाना चाहते हैं। तो तरक्की याफ्ता जो यूनिवर्सिटियां हैं, जो फ्रंट पे रहने वाली यूनिवर्सिटियां हैं, हम अपने आप को उन यूनिवर्सिटियों में देखते हैं। बिल्कुल सही है सर। नौजवान हमें सुन रहे हैं, नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
नौजवानों को मेहनत करनी चाहिए। है। मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं है। आपने शुरू में एक बात की थी तालीम को आसान बनाने की। बिल्कुल। हायर एजुकेशन आसान काम नहीं है और इसको हम आसान बना भी नहीं सकते। ठीक है। जो आसान बनाते हैं वो उसकी रूह को ख़त्म कर देते हैं। हायर एजुकेशन मेहनत का नाम है सही। और कंटिन्यूस डेवलपमेंट का नाम है। यानी मैं ये समझता हूँ, और ये मैं नहीं बल्कि जो तालीम के फ़िलासफ़र्स हैं ये उनका फ़लसफ़ा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर हम जो चीज़ आपको सिखाते हैं वो ये है कि आपने सीखना कैसे है। कैसे, बिल्कुल सही है। और जब आप सीखना कैसे है ये सीख लेते हैं और फिर मुसलसल सीखते रहते हैं तो आप हर आने वाले दिन अपने आप को बेहतर बनाते हैं। बिल्कुल और सही। जब आप अपने आप को बेहतर बनाते हैं तो आपसे आपका जो इर्द गिर्द का जो भी चीज़ें आपके साथ एसोसिएटेड हैं वो उससे फ़ायदा हासिल करती हैं। बिल्कुल सही। सो मेहनत करें, मेहनत के बगैर कोई हल नहीं है। और डिग्री इटसेल्फ यानी डिग्री यूजलेस नहीं है। सही। डिग्री इस बात का सर्टिफिकेट है कि आपने कुछ सीखा है, बिल्कुल मगर सही। उससे ज़्यादा डिग्री की कोई अहमियत नहीं है। आपके इल्म की अहमियत है, आपकी एबिलिटीज़ की, कॉम्पिटेंसीज़ की अहमियत है। तो बिल्कुल अपने सही। आप को दिन ब दिन बेहतर बनाएं, राइट, बिल्कुल सही। अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएं, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं, नया इल्म जो क्रिएट हो रहा है उसके साथ अपने आप को इन टच रखें। बिल्कुल सही सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने मुझे ये मौका थैंक यू। दिया। सो जनाब, कुछ मैसेजेस हैं उनको शो का हिस्सा बनाते हैं, उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमें उस्मान ने मैसेज किया जी मदीना टाउन से, कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं जी बेहतरीन शो, बेहतरीन आवाज़, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। अक्सा फातिमा जी हमारे साथ और कहती हैं जी कि अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत ही आला प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया अक्सा आपका। हमें एक और मैसेज मौसूल हुआ है, हमारे साथ हैं सादिया। सादिया कहते हैं जी हाय सर, कैसे हैं आप, बहुत अच्छे अंदाज से आप शो करते हैं, बहुत शुक्रिया सादिया आपका। कहती हैं कि मैं रोज़ाना आपका शो सुनती हूँ लेकिन आज पहली दफ़ा मैसेज किया है, बहुत शुक्रिया आपका। कहती हैं कि मैं जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से 2015 की पास आउट हूँ, अब मेरा भांजा वहाँ पर पढ़ता है, जब उससे बात होती है तो ऐसा लगता है कि जो हम पढ़ते हैं आजकल बच्चे भी वही पढ़े हैं। सो मुझे लगता है कि आउटलाइन या कंटेंट्स वैसे ही होते हैं लेकिन वक्त के साथ साथ अपग्रेडेशन होती रहती है। अभी ड्यूरिंग शो हम यही बात कर रहे थे डॉक्टर साहब के साथ कि अपग्रेडेशन ज़रूरी है और ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर के ऊपर कोई यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और चीज़ें वहाँ पर स्टैगनेंट हो जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। हाँ, मुझे ये लगता है कि शायद देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब हम पास आउट हो जाते हैं, शायद ये वजह हो सकती है। सो जनाब, ये था हमारा आज का शो। ख़ास तौर पर हमने आज शो में डॉक्टर रऊफ़ आज़म साहब को दावत दी, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के। सो बहुत कुछ समझने को मिला, बहुत सारे ऐसे सवाल थे, बहुत सारी ऐसी क्वेरीज थी जो हम तक पहुंची और हम ये चाहते थे कि डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस किया जाए। सो एक बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू के साथ ये आज का शो भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। सो जाने से पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जैसे भी डॉक्टर साहब ने बात की कि आप ख़ास तौर पर जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो एक पूरा प्रोसेस है हायर एजुकेशन, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए और अपने आप को इक्विप रखें। और ख़ास तौर पर जब आप फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं तो सीखने का मरहला मत रोकें, उसको जारी रखें। सो जनाब, इसी बात के साथ आज के करंट अफेयर से मुझे इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ करंट अफेयर्स में दोबारा मुलाकात होगी अगले हफ्ते दोपहर 2 बजे इंशाल्लाह, नए मौजू के साथ, नए मेहमान के साथ। लेकिन उससे पहले हम मिलेंगे सोमवार को प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।